देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी हार मानने को तैयार। वो 303 सीटों से 240 सीटों पे आ गई। नरेंद्र मोदी पूर्ण बहुमत से सरकार नहीं बना पाए, बैसाखियों के सहारे सरकार है। उपचुनाव में 13 सीटों पर चुनाव हुआ, 11 सीटें वो हार गई। जो 2 सीटें वह जीती उसमें भी बेईमानी और धांधली के आरोप हैं, तमाम अनियमितताएं हैं। और इसके बाद जब पार्टी अपनी बैठक करती है, समीक्षा करती है, तो अपनी समीक्षा करने की बजाय दूसरे दलों पे निर्भर हो जाती है। आज हालात ये हो गए हैं, सिर्फ 1 सीट जीतने वाली अपना दल की जो नेता है अनुप्रिया पटेल, वो मंत्री है केंद्र सरकार में, और अब वो अपने इंटरव्यू में कह देती है अब यह मोदी और बीजेपी की सरकार नहीं है, ये एनडीए की सरकार है। यानी अब स्पष्ट है कि एक एक सांसद मोदी को आंख दिखाने लगा है। यह एक बड़ी बात है कि अब मोदी को जब एक एक सांसद आंख दिखाने लगा हो, तो बाकी जब भरभराएगा तो क्या होगा, यह आप समझ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता कहने लगे हैं कि इन हालात में तो हम आने वाला यूपी में विधानसभा चुनाव तो बिल्कुल नहीं जीत पाएंगे। हरियाणा में यही बात चल रही है, यही बात महाराष्ट्र में चल रही है, यही बात झारखंड में चल रही है, और यही बात तमाम कुछ और राज्यों में चल रही है। बहरहाल बात करता हूं कि अब भारतीय जनता पार्टी क्या करना चाहिए और क्या कर रही है। भारतीय जनता पार्टी फिर सोच रही है कि अब राम के नाम का यदि जादू नहीं चल पाया, बद्रीनाथ ने भी उन्हें नकार दिया, तो अब उन्हें फिर से नफरत के कुछ और खेल करने चाहिए। और इसके लिए मध्य प्रदेश के धार जिले में एक भोजशाला है, उस भोजशाला के ही साथ में एक मस्जिद। अब उससे कैसे लड़ा जाए उसका खेल चल रहा है। तो भारत सरकार के सहयोग से, एएसआई के सहयोग से वहां पर तमाम चीजों की रिपोर्ट बनवाई जाती है और कोर्ट में दाखिल की जाती है कि नहीं, यहां तो परमार काल का एक मंदिर होता था, कोई बात नहीं, आज भी है आपके पास, तो मंदिर भी है, मस्जिद भी है, दोनों आराम से रहो। लेकिन नहीं, आराम से रहेंगे तो नफरत की आग कैसे पनपेगी, और नफरत की आग नहीं पनपेगी तो हम जीतेंगे कैसे। इसीलिए जेपी नड्डा ने कल उत्तर प्रदेश में जब समीक्षा बैठक के दौरान मंत्र दिया कि कैसे जीतेंगे, तो उसके लिए 2 बातें कही। एक, कि आप अपने क्षेत्र में जाएं और बताएं कि हिंदू खतरे में है। ये तो अच्छा हुआ मोदी जी आ गए तो बच गया, नहीं आते तो हिंदू खत्म हो जाता, हिंदू खतरे में। तो इसका लोगों के मन में एहसास कराइए, उनके मन में भर दीजिए कि हिंदू खतरे में है। और उन सभी जगहों को चिन्हित कीजिए जहां कहीं पर भी थोड़ा सा विवाद है हिंदू मुस्लिम के बीच, हिंदू ईसाई के बीच, वो सारी जगहों को चिन्हित कीजिए और उसके बाद में उनमें बखेड़ा खड़ा कर दीजिए। अब आप समझिए, केंद्र में मंत्री हैं, जेपी नड्डा सिर्फ अब राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, वो मंत्री होने के नाते हार्मोनी स्थापित करने के लिए काम करने की जरूरत, वो करने की बजाय हिंदू खतरे में है बता रहे। दूसरी चीज वो ये कह रहे हैं कि अब इस पे बात ही मत करिए कि हम इतनी सीटें हारे, अब बात कीजिए इस बात पे कि
मोदी जी तीसरी बार आ गए। हिंदुस्तान में इतिहास रच दिया है मोदी जी ने कि वो तीसरी बार आ गए, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने और उनका पूरी दुनिया में डंका बज रहा है, पूरी दुनिया में उन्हें पसंद किया जा रहा है। अब आप समझ सकते हैं, जब उन्हें पसंद किया जा रहा है, डंका बज रहा है, तब उनकी सीटें कम हो रही हैं, वोट कम हो रहे हैं और वो हार रहे हैं। चलिए, तो अब वस्तु स्थिति से समझते हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश में बात हुई है तो उत्तर प्रदेश से ही वानगी ले लेते हैं। उत्तर प्रदेश में एक मुख्यमंत्री है, 2 डिप्टी सीएम। मुख्यमंत्री की स्थिति यह है कि वो एक मठ के महंत भी हैं और जब मन में जो आता है कह देते हैं, ये रौंद देंगे, इसको ये रगड़ देंगे, इस पे ये कर देंगे, बुलडोजर चला देंगे और न जाने क्या क्या। लोगों ने बुलडोजर बाबा नाम दे दिया। और स्थिति क्या है, उन्हीं बुलडोजर बाबा के नेतृत्व में जब पहली बार 2022 का चुनाव लड़ा गया तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 56 सीटें घट गई। 55 है या 56 है, सीटें घट गई। तो जब 55-56 सीटें घट गई हो तो आप समझ सकते हैं कि इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी वहां कम पे आ गई। 312 सीटों पे होती थी 2017 में, जब मुख्यमंत्री का कोई चेहरा नहीं था, भाजपा के नाम पर चुनाव लड़ा गया था, नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया। 312 सीट और 55-56 जो भी हैं घट गई। और आज ये लोकसभा का चुनाव लड़ा गया नरेंद्र मोदी के ही चेहरे पर। और हालत यह है कि लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी की जो सीटें हैं वो सिर्फ 33 रह गई। तो अब जब 33 ही रह गई हो, जो पिछले लोकसभा चुनाव में 62 हुआ करती थी, 62 से 33 पे आ गए। उसके पहले 71 होती थी, 2 सहयोगियों की होती थी, इस बार सहयोगी की 1 है और आरएलडी की जो है 1 है। तो आप इससे समझ लीजिए कि आज वो इस तरह की स्थिति में आ गए। उसके अलावा उत्तर प्रदेश में लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रति अविश्वास पनप रहा है। लोग तमाम समस्याओं पे बात कर रहे हैं और बहुत सी दिक्कतें खड़ी। ऐसी स्थिति में सवाल होना लाजमी है। तो सवाल होते हैं, कार्यकर्ताओं के सवाल हैं, पदाधिकारियों के सवाल हैं, नेताओं के सवाल। क्यों? मुख्यमंत्री अपने ढंग से एक तानाशाहीपूर्ण राज्य चलाते हैं, वैसे ही जैसे नरेंद्र मोदी देश स्तर पर चलाते हैं, वो उनसे ट्रेनिंग लेते हैं। दूसरी चीज, जो भी कार्रवाई होती है, लीगली कार्रवाई होती है, वो पिक एंड चूज पे होती है। यदि आप ईसाई हैं तो आप पर हमला होगा, आप मुस्लिम हैं तो आप पर हमला होगा, आप ब्राह्मण हैं तो आप पर हमला होगा, आप दलित हैं तो आप पर हमला होगा। तो इस तरह से हमले होते हैं। इसी क्रम में आप घटनाएं देख लीजिए। कल ही की घटना है, 1940 से मुरादाबाद में एक 6.5 एकड़ का एक प्लाट था जो अंग्रेजों ने उस जमाने में एक ईसाई मिशनरी को दिया था, ईसाइयों को दिया था, और उन्हें कहा था कि शिक्षा, स्वास्थ्य और इस पर आप काम करेंगे और यहां पे आपके लोगों के रहने की भी व्यवस्था होगी और इसी में ही आप स्कूल और वो सब चलाइए। वो शिक्षा और सारी चीजें चलाते थे। अब उसे नजूल की भूमि बता करके उसको उजाड़ने का काम शुरू कर दिया गया। लोगों को नोटिस पकड़ा दी गई। आप समझ लीजिए कि ये क्या है। इसी तरीके से लखनऊ में अकबर नगर इसलिए नाम है क्योंकि जिस शख्स ने वो कॉलोनी डेवलप की थी वो मोहम्मदन था, लेकिन वहां रहने वाली 80% आबादी हिंदुओं की। तो आप इससे समझ लीजिए। तो उसको उजाड़ दिया जाता है। उसके बाद में रहीम नगर के पास में
3-4 कॉलोनियां हैं, अबरार नगर और कोई नगर इसी तरह से करके हैं, एक पंत नगर भी है, उनको उजाड़ने के लिए नोटिस पकड़ा दिए गए। अब उनको उजाड़ने के लिए नोटिस पकड़ा दिए गए हैं किस आधार पे? क्योंकि उसे आज आप अवैध बता रहे हैं। लोग 50-50 साल से वहां पर रह रहे हैं। मुझे आज भी याद है कि 1993 में हम भी वहां पर 92 में हम भी वहां पर कुछ वक्त रहे थे, इसलिए मुझे पता है कि 92 में जब वहां पर मकान बने हुए थे तो आज आप समझ सकते हैं। तो उन सबको उजाड़ने का काम चल रहा है। अब उन्हें नोटिस पकड़ा दिए गए, हजारों हजार घर परिवार बेघर हो जाएंगे, उनके पास छत नहीं बचेगी। लोगों ने बैंकों से लोन लिया है, नगर निगम और सबको टैक्स देते आ रहे हैं, हाउस टैक्स और दूसरे टैक्स, सारे टैक्स आपने लिए, सब कुछ आपने किया, तब तक अवैध नहीं था, रजिस्ट्री है, तब तक अवैध नहीं था, अब अवैध हो गया। तो जब इस तरह से कार्रवाई होती है, निश्चित रूप से लोगों का गुस्सा फूटता है। लोग कह रहे हैं हमने पटाखे फोड़े थे, हम तो बड़े खुश हुए थे कि हिंदू हृदय सम्राट की सरकार बन गई, भाजपा की सरकार बन गई। अब यह हो रहा है। यही कमोबेश स्थिति अयोध्या में हुई थी। अयोध्या में लोगों की जमीनें ले ली गई और सब कुछ ले लिया गया, सरकार ने जबरदस्ती लिया, जो नहीं देने को तैयार था उसके खिलाफ मुकदमे किए गए और तरीके से परेशान किया गया, इतना डराया गया कि बेचारा क्या करता। घर पे बुलडोजर चल रहा, उसे छोड़ के जाना पड़ा, तमाम लोगों को मुआवजा नहीं मिला, सैकड़ों लोग मुआवजे के लिए आज परेशान। लेकिन जो राम के पड़ोसी होते थे, कह सकते हैं राम की प्रजा थे, उनको उजाड़ा गया, उनको पुनर्स्थापित करने के लिए कुछ नहीं किया गया। जिन्होंने बड़ी मुश्किलों से मेहनत करके एक घर बना के अपने लिए पक्का घर बनाया था, छत बनाई थी, आज वो बेघर हो गए। स्वाभाविक सी बात है, लोगों का गुस्सा होगा। कमोबेश यही स्थिति बनारस में हुई, बनारस में भी इसी तरीके से किया गया। और इन सब जगह जो जमीनें हैं वो कब्जा कराई गई तमाम ताकतवर लोगों को, तमाम अफसरों को, तमाम पूंजीपतियों को और गुजरातियों को। 55 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी इन 2 जिलों में तमाम लोगों ने ले ली। लेकिन वहां के जो लोग थे, स्थानीय लोग थे, जिनकी वास्तव में जमीनें थी, उन्हें क्या मिला? कौड़ियों के भाव उनसे लिया गया और एक प्रकार से छीन लिया गया। जब योजना बनी उस समय कुछ अफसरों ने, कुछ और लोगों ने दबाव डाल के ले लिया, फिर बाद में उन्होंने आगे महंगे पे बेचा, किसने बचा लिया, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया, किसी ने बना के खड़ा। तो यह अपने आप में सबूत है, किसी से भी भूमि अधिग्रहण बिल जो कानून था उसका पालन नहीं। तो लोगों का गुस्सा यूं था, लोगों का गुस्सा इसलिए भी था कि रोजगार नहीं था। जो जो नौकरियों में भर्ती के लिए, पद के लिए निकली, वहां सब जगह पेपर लीक हो गए। पेपर लीक एक पहचान बन गई उत्तर प्रदेश की कि यहां पेपर लीक होता है, यहां भ्रष्टाचार होता है, यहां ये होता है। और भ्रष्टाचार इस कदर हो गया, खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता ने अपने कार्यक्रम में कहा कि इतना भ्रष्टाचार हमने न देखा था न सुना था आज तक, उतना भ्रष्टाचार इस सरकार में। तो सोचिए भाजपा के लोग कह रहे हैं। इसी तरीके से बहुत सारी चीजें हैं। अभी हाल ही के दिन की बात है, कन्नौज जिले की महिला मोर्चा, जो भारतीय जनता पार्टी का महिला मोर्चा है, उसकी अध्यक्ष जो है, उसका अपना जो है जमीन को लेकर के और सबको लेकर के, वहां पूर्व सांसद जो है, जो हार गए हैं अभी, वो सुब्रत पाठक उस पर कब्जा करने की फिराक में है और वो उस परिवार को बर्बाद कर रहे हैं। और वो शिकायत करती घूम रही हैं, कभी डीएम को, कभी अपनी लीडरशिप को, और कभी किसी को कुछ सुनने वाला नहीं। तो आप इससे समझिए
कि जब इस तरह की स्थितियां होती हैं तो कोई किसके पास है। महिलाएं, लड़कियां बलात्कार का शिकार हो रही हैं, हिंसा का शिकार हो रही हैं। हमने देखा कितनी रेप और दूसरी घटनाएं हुई हैं दलित और दूसरे समुदाय के साथ। जिस तरह से अपराधियों को राजनैतिक संरक्षण दिया गया है, जात के आधार पे, धर्म के आधार पे, किसी और आधार पे, उसने पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। पूरे प्रदेश में ट्रांसफर, पोस्टिंग और ये सब जाति और धर्म देखकर होता है। स्वाभाविक सी बात है, हार की वजह ये बनी। लेकिन उस पर चर्चा हो, वह नहीं हुआ। सब अपने अपने स्वार्थ सिद्ध कर रहे थे। केशव प्रसाद मौर्य कह रहे थे संगठन सबसे बड़ा होता है, व्यक्ति नहीं होता। बिल्कुल सही। वो हमलावर थे योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ कहते हैं, वो इशारा करते हैं कि हां संगठन बड़ा होता है, तो मोदी कैसे बड़े हो रहे हैं। अब आप सोचिए, उनका भी इशारा समझ लीजिए। उधर इसी तरीके से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, वो अपने विभागों में, अपने जो उनके पास हैं, उनमें काम करने में, उनको कैसे करें, उन्हें ज्यादा अच्छा बनाए, इसको करने में जो मुख्यमंत्री कार्यालय से रोड़े लगते हैं, उसको लेकर के वो परेशान कि हम जो करना चाहते हैं करने नहीं दे रहे। जब हम अपने ही विभाग में नहीं कर पाएंगे तो दूसरों को क्या करेंगे। हम तो पार्टी में इतने सारे लोगों को लेके आए। सवाल तो बिल्कुल जायज, लेकिन उन पर चर्चा नहीं होगी तो पार्टी में सिर्फ भाषण, प्रत्युत्तर, उत्तर होता रहा। नड्डा ने यह जरूर ऐलान कर दिया कि वो दोनों भाई बहन पढ़े लिखे भले हो पर अनपढ़ हैं। किसके लिए कहा? राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के लिए। चलिए भाई, अनपढ़ है लेकिन वो जनता की समस्याएं तो समझते हैं, उनके दर्द को तो समझते हैं, उसे कैसे दूर करना है उन्हें पता है। तो बुराई क्या है, बना रहने दीजिए। आप पढ़े लिखे हैं, आप उसे खत्म कर दीजिए, तो वह नहीं करेंगे। दूसरी पार्टियों पे हमला बोलेंगे। अखिलेश यादव को बोलेंगे कि कांग्रेस के साथ आ गए, कांग्रेस भस्मासुर है। चलिए, भस्मासुर है। भस्मासुर ऐसी है कि कांग्रेस जब अखिलेश के साथ आई तो वो 33 सीटें जीत लेते हैं, और नहीं आई थी तब आप सोचिए कि अखिलेश यादव जब ये सीटें जीतते हैं, 36 सीटें जीत लेते हैं, और 36 सीटें अखिलेश यादव जब जीत लेते हैं कांग्रेस के साथ आकर के, जो समाजवादी पार्टी के इतिहास में सबसे ज्यादा सीटें, इतनी कभी नहीं आई थी। तो यह इस बात का संकेत है कि ऐसा भस्मासुर तो सबको चाहिए कि जो उसकी सीटें बढ़ा दे, उसको विजय की तरफ ले जाए, उसकी ताकत बढ़ा दे। आज इन बातों पर कोई चर्चा नहीं है कि क्या समस्या। चर्चा इस पर है कि विपक्ष पर बोलना है, विपक्ष के खिलाफ बोलना है। तो आप बोलते रहिए, आप पूंजीपतियों को साधते रहिए, आप चुनाव आयोग और दूसरे जरिए से सरकार बनाने की आप बात करें, लेकिन जनता आपकी प्राथमिकता में नहीं, इसीलिए आप हार रहे। यही वजह है, एक लाइन। और यदि इसको आप अभी भी नहीं सुधारे तो आगे आने वाले सारे चुनाव हारे। जय